जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक कार एक निश्चित दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में वह कितना समय लेगी। तो सबसे पहला नंबर समय आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, दूरी निकाल लीजिए कि वो दूरी कितना तय करी होगी। तो आपको मालूम है दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर आप कहते हैं कि दूरी बराबर सर होता है चाल गुने समय। तो उसका चाल था 48 किलोमीटर पर आवर और समय था उसके पास 14 घंटा। इस प्रकार उसने कुल दूरी कितना तय की। तो आप कहिएगा सर कि कुल दूरी तय की 48 गुने 14। अब इसको कितने समय में तय करेगी आपसे पूछ रहा है यही दूरी। तो हम समय नहीं दे लेता, समय मान लिए x, और आपका चाल बोल रहा था कि आपका चाल होना चाहिए 84 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि आपके पास दूरी निकला हुआ है, चाल निकला हुआ, तो क्या समय नहीं निकलेगा। तो कहिए जी सर हाँ समय निकल जाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी अब बटा समय। अब यहाँ पर क्या किए, चाल के जगह का पर हम चाल पुट कर रहे हैं और दूरी के जगह पर 48 गुने 14 पुट कर दिए और समय मान लिए हैं x, तो x रहने देते हैं। अब 12 से 7 मरतबे में, 12 से 4 मरतबे में और 7 से ये 2 मरतबे में, तो x जो समय है वह 4 दूना 8 घंटा आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। चलिए दोस्तों, एक होता है MRP और एक होता है SP और एक होता है CP। MRP का मतलब होता है अंकित मूल्य और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य और CP का मतलब होता है क्रय मूल्य। प्रश्न बोला दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। तो लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं तो लागत मूल्य बोला 60% अधिक। लागत मूल्य से अंकित मूल्य बोला कि 60% अधिक। तो हमने लागत मूल्य 100 माना है तो 60% अधिक करेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 160। अब बोला कि यदि वस्तु पर 20% लाभ पर बेचा गया। तो ध्यान से देखिए, अगर लागत मूल्य 100 है, अब 20% लाभ पर अगर हम बेचे तो बताइए मेरा SP क्या होगा। तो 100 का 20% यानी 20, यानी SP हमारा कितना हो जाएगा 120। अब हमारे पास क्या हुआ, MRP आ गई, SP आ गई और CP आ गई और हमसे पूछ रहा था कि छूट का प्रतिशत बताइए। तब देखिए दोस्तों, छूट जो होता है वह हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य पर यानी MRP पे ही दिया जाता है। तो आप बताइए, MRP लिखा हुआ है 160 और आपको दिया गया 120 में, तो बताइए कितना रुपया का छूट दिया गया। तो आप कहें कि 160 रुपया और 120 यानी छूट कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर 40। अगर छूट 40 है तो ये जो 40 छूट मिला है कितना पर मिला है, 160 पे मिला है छूट की 120 पे। तो आप कहते हैं कि 160 पे मिल रहा है छूट। और परसेंट बदलने के लिए क्या होता है 100। इस प्रकार इसको काटिएगा दोस्तों तो ये 0 से ही खत्म। 4 से 4 मरतबे में, 4 से 25 मरतबे में और ये 4 से 4 पार। अब आपके पास 25% आपका छूट, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य मतलब संपूर्ण को कितने व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं M1 इंटू D1 बटा W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बटा W2।
M1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब दिन और W1 का मतलब वर्क। M2 का मतलब दूसरा आदमी, D2 का मतलब दूसरा दिन और W2 का मतलब दूसरा वर्क। आपका बोला कि 12 व्यक्ति, यानी शुरू में M1 के जगह 12 व्यक्ति थे और यह कितने समय लेते थे, तो 9 दिन लेते थे और कितना काम करते थे, तो आधा काम, यानी पूरा नहीं आधा, आधा का मतलब हाफ यानी 1/2। और बोला कि उसी कार्य को यानी संपूर्ण कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिनों में पूरा करेंगे, यानी कहने का मतलब कितने व्यक्ति, यानी व्यक्ति दिया नहीं हुआ है, यानी व्यक्ति को मान लिए x और D2 की वैल्यू दिया हुआ है 6 और काम बोला है कि जो काम हुआ है वह आधा काम नहीं पूरा काम चाहिए। पूरा काम का मतलब यहाँ पर एक काम। अब यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ से निकालिएगा तो 6 से आपका कट जाएगा क्या मरते में, 2 मरते में, और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 9 दूना 18, 18 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास निकल गया 36 दिन। यदि a, b से 20% कम है तो 2b माइनस a बटा a का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें बोला a जो है b से कै % कम है, 20%, यानी a कम है और b ज्यादा है। तो b को मान लिए 100, एकरा से 20% कम है तो इसका मतलब ये कितना होगा 80। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 20 से 4 मरते में और 20 से 5 मरते में, यानी 4 रेशियो कितना हो गया 5। प्रश्न बोला कि आप बताइए 2b अब माइनस a अब बटा a की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए दोस्तों, b के जगह हम क्या रख सकते हैं 5 और a के जगह क्या रख सकते हैं 4। तो b के जगह जैसे 5 रखेंगे तो 5 दूना कितना होगा 10 और a के जगह क्या रखेंगे 4। अब बटा नीचे आपके पास a का वैल्यू 4। इस प्रकार 10 में से 4 गया तो 6, अब बटा 4, इसको काटेंगे तो 2 से 3 मरते में और 2 से 2 मरते में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 माइनस 1 माइनस 2 का मान क्या होगा। यानी आपका क्वेश्चन है कि 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 भागा 1 माइनस 2 छोटी ब्रैकेट 1 बड़ी ब्रैकेट 1 का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर बोर्ड मार्क्स पढ़े हैं तो आपको जो दिया गया है इस सारे में सबसे पहले किसका काम करना होगा, तो सारे में सबसे पहले ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। और वो भी में छोटी ब्रैकेट में भाग और माइनस दोनों हैं, तो भाग और माइनस में पहले भाग का काम होगा। अगर पहले भाग का काम होगा तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि भाग का काम अगर ले रहे हैं तो हमारे पास 6 माइनस 4 माइनस, आप देखिए भाग में जैसे पलटेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा 0। तो इसका सोल्यूशन करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपका हो गया बस इतना सा सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप यहाँ देखिए दोस्तों 10 माइनस 6 में से 4 गया तो आपके पास बचा कितना, तो आपके पास बच गया 2। अब देखिए दोस्तों 10 में से 2 गया तो आपका आंसर हो गया 8। ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ही है दोस्तों। इसमें आपको दिया हुआ है कि 22.3/4 भागा 14/3 ऑफ ब्रैकेट 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2 भागा 1/2 का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर आपका जो वर्क होगा वह छोटी ब्रैकेट का होगा और छोटी ब्रैकेट में पहले भाग का वर्क होगा। अगर पहले भाग का वर्क होगा तो यहाँ से तोड़ लीजिए पूर्णांक 22 चौका 88 या 3 तो 91/4 हो जाएगा भागा 14/3 ये ऑफ। इसका जब वर्क कीजिएगा दोस्तों तो पहले इसका काम कीजिएगा तो भाग का गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर तो 2 दूना 4 होगा, 4 में से 4 गया तो 0, तो एक कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 40 में से 1 गया तो आपका हो गया 39/5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बस इतना सा सॉल्यूशन में भाग और ऑफ में पहले ऑफ का कार्य हो जाएगा। ऑफ का कार्य होगा तो ये कट जाएगा कितना में 3 से
13 मरते में। अब आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास होगा 91/4 और ये हो जाएगा भागा 14 गुने 13, 14 दाएँ की 140 और 14 तिया 42, तो यानी कितना हो जाएगा 182। अब बटा कितना हो जाएगा 5। अब आपका हो जाएगा दोस्तों भाग में, तब भाग में होता क्या है कि भाग के जगह गुना का निशान होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यहाँ से आप निकालिएगा तो 91 से 2 मरते में कट जाएगा और कटेगा, अब तो नहीं कट रहा है, तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 5/8। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मोहित ए स्थान से चलना शुरू करता है और बी स्थान 12 घंटे में पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 1/5वां हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के दूरी से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? बोला दोस्तों कि कोई ए बिंदु है और यहाँ से बी बिंदु तक की कुछ दूरी है, तो कुछ दूरी आपको दिया हुआ नहीं है, हमने मान लिया टोटल दूरी x। अब बोला क्या चीज कि इसका 1/5 हिस्सा 1/5 हिस्सा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो आप देखिए टोटल दूरी x है, तो 1/5 हिस्सा निकालेंगे तो x/5 दूरी हो जाएगी और इस दूरी को वह तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दूरी अब बटा 4 क्या निकलेगा समय, और बाद में की जो दूरी बची उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो आप बताइए टोटल दूरी x है और x में से x/5 दूरी चली जाएगी, यानी x में से x/5 दूरी घटा दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 4x अब बटा कितना, तो 4x बटा कितना हो जाएगा 5, और ये जो बची हुई दूरी है इसको चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आप जानते हैं ये हुआ दूरी और ये हुआ चाल, तो दूरी बटा चाल समय, यहाँ भी ये हुआ दूरी और ये हुआ चाल, तो दूरी बटा चाल समय। और इस प्रकार दोनों जो समय है वो मिला कर लिया है क्या घंटा 12 घंटा, यानी ये समय और जोड़ ये समय बराबर 12 घंटा। अब यहाँ से निकालिएगा दोस्तों तो 5 नीचे आ जाएंगे तो x बटा कितना हो जाएंगे 30, और ये 5 नीचे आ जाएंगे तो ये 4 से काट देंगे क्या मरते में 2 मरते में, ये 5 नीचे आ जाएंगे तो x बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर आपके पास कितना होंगे 12। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो ये 30 हो जाएगा यहाँ x और ये 3 मरते में, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ से निकालिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा x और 3x 4x, तो 4x बटा 30 अब बराबर आपके 12/1, 4 से कट जाएगा 3 मरते में, तो इस प्रकार टोटल जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वह 90 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 4200 रुपया की एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5082 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ध्यान से देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, तो आप जानते हैं दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा 100। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 4000 रुपया यानी 4200 रुपया की जो राशि थी वह 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 5082 हो जाती है का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मिश्रधन। इसका मतलब 5082 आपके पास मिश्रधन है और मूलधन थे 4200, तो इस प्रकार ब्याज कितना हो जाएंगे, तो 5082 में से अगर 4200 घटाइएगा तो आपके पास 882 रुपया आपके पास क्या हो जाएंगे ब्याज हो जाएंगे, और मूलधन आपको मालूम है कितना 4200। अब आपके पास समय आपका ज्ञात था 3 वर्ष और दर आपको मालूम नहीं, मान लिए x। अब यहाँ से आप निकालिएगा दोस्तों तो 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से काटिएगा दोस्तों तो 3 से हो जाएगा 2 मरते में 6, अब बच जाएगा 2, तो 9 तिया 27 1, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब इसको काटिएगा दोस्तों तो फिर से काट लीजिए, 7 से काटिएगा तो 7 से 6 मरते में कटेगा और 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28
1 बचेगा तो 7 दूना 14, 6 से काटेगा तो 6 से फिर कट जाएगा 7 मरतबे। तो इस प्रकार दर आपका आ गया 7%। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया और 5वें वर्ष के लिए 6750 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात की यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया है। यानी चौथा साल में ब्याज आपको मिला कितना, तो ये 6,000 रुपया। अब फिर 5वां साल आ गया तो 5वां साल में आपका ब्याज हो गया 6750। अब आप ध्यान से देखिए कि ब्याज 6,000 ही मिलना चाहिए था, ब्याज मिल गया अगला साल 6750। अब 6750 यानी बढ़ा के कितना ब्याज मिला, तो आप कहेगा सर बढ़ा के मिला 750। तो 750 बढ़ा के क्यों मिला, तो आप जानते हैं दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ही ब्याज मिलता है। यानी कहने का मतलब ये चौथा साल में जो ब्याज मिला है 6,000, यही 6,000 अगला 5वां साल में जाके मूलधन में ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होने के कारण ही आपका जो पैसा है वह बढ़ जाएगा। यानी ऐड जो हो गया ये 6,000 रुपया मूलधन में, इसी कारण से आपको ये जो एक्स्ट्रा पैसा है जो 750 रुपया, इसी कारण से बढ़ा है। तो आप सिंपल सी बात समझते हैं कि ये जो 750 रुपया बढ़ा है रुपया, वह कितना रुपया पर बढ़ा होगा, तो आप कहिएगा कि सर जी यह 6,000 रुपया के कारण बढ़ा है, तो ये 6,000 पर। और आप जानते हैं परसेंट बदलने के लिए क्या होता है, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ई से ई खत्म, 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 2 मरते में, 3 से काटिएगा तो 25 मरते में। इस प्रकार इसका आंसर होगा 12.1/2% कहिए, या इसी को 12.5% कहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याएं 16 और 20 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच अनुपात क्या हो गया। यानी दो संख्या है, एक संख्या है 16 और दूसरी संख्या है 20। इसका बोला कि आपका महत्तम यानी महत्तम मतलब HCF और लघुत्तम यानी LCM का रेशियो निकालिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 16 और 20 का जब हम मौसा निकालेंगे तो ये मौसा निकल के आएगा कितना, 4। और 16 और 20 का जब हम लसा निकालते हैं, लसा का मतलब लघुत्तम, लघुत्तम निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 80। इस प्रकार इसका रेशियो पूछ रहा है, तो 4 से 1 मरते में, 4 से 20 मरते में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:20। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। आपका बोला क्वेश्चन कि कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो है भुजा का रेशियो यानी 4, 3 और 2 है, और इसका परिमाप आपका दिए हुए है 63। परिमाप आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4x प्लस 3x प्लस 2x किसके बराबर होगा, तो परिमाप के बराबर। और यानी परिमाप आपको दिए हुए कितना, 63। इस प्रकार 4 3 7 और 2 9, 9x की वैल्यू आपके पास 63 हो गया। तो 9 से कट जाएगा 7 मरते में, तो x की वैल्यू 7 हो गई। अब आपसे पूछ रहा था कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई, तो सबसे लंबी भुजा तीनों में कौन है, तो ये यानी 4, और x की वैल्यू आपके पास आई 7। इस प्रकार इसका आंसर होगा 7 चौक 28। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि A और C मिलकर किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा करते हैं तथा C और E मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा A और E मिलकर उसी कार्य को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A, C और E मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला बोला है कि A और C मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो 120 दिन में। उसके बाद C अब प्लस E मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो 80 दिन में। और A और E मिलकर उसको करते हैं 160 दिन में। और पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो सबसे पहला नंबर हम जानते हैं कि टोटल वर्ग इसमें निकाला जाता है। टोटल वर्ग क्या होता है, तो तीनों का एलसीएम यानी लघुत्तम लेने पर ही टोटल वर्ग प्राप्त होता है। तो तीनों का एलसीएम लिखिएगा तो 120, 80 और 160 का एलसीएम लीजिएगा तो ये निकल के आएगा 480। 480 एलसीएम हो गया। अब क्या निकालते हैं, प्रत्येक का क्षमता निकालते हैं। क्षमता निकालेंगे इसका, तो इसका क्षमता इससे डिवाइड कर दीजिए 120 से 480, यानी आपके पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 3। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आप पढ़े थे जब क्लास बताए थे, आपका टाइम एंड वर्क पढ़ाए थे कि जब भी डबल 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 हो तो आप क्या कीजिए, आपको तीनों मिलकर पूछा है तो आप क्या कीजिए, डबल डबल है तो आप क्या कीजिए, पहला थी इसमें डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तीनों मिलकर पूछा है तो तीनों जोड़कर भाग लगा दीजिए। तो तीनों के जोड़कर भाग लगा दीजिएगा तो 6 4 10 और 3 13। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 48 दूना 96 यानी 960/13। अब इसको जो पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में, और बट्टा में होगा तो बट्टा में इसको बदल लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपया में खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के घाटे पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के घाटे पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य आपका प्रत्येक वस्तु का कितना है यही आपसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह मान लिए x। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमारे पास अगर घाटा हुआ है तो घाटा में कौन बड़ा होगा, तो आप कहें कि घाटा में हो जाएगा क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा। तो अगर हमको घाटा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइएगा तो आपका निकलेगा क्या चीज़, घाटा निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आपका विक्रय मूल्य अगर एक वस्तु का x है तो हमने 75 वस्तु खरीदे हैं तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेगा कि सर जी 75 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 75x। और आपका क्रय मूल्य बोला हुआ है कि 10,800 में खरीदा है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइएगा तभी तो घाटा निकलेगा। जैसे आप घाटा निकालते हैं तो आपको मालूम होगा कि घाटा में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तभी जाके आपको घाटा प्राप्त होता है। ये बात तो आपको मालूम होगी दोस्तों। तो आपको क्रय मूल्य दिए हुए था 75 वस्तु का 10,800, तो 10,800 क्रय मूल्य हो गया, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 75x। और इस प्रकार से आपका क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो हमारे पास निकलेगा घाटा। और घाटा कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो बोल रहा है दोस्तों कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। इस प्रकार हमको घाटा कितना हो गया, 5x का। अब इसको उधर ले जाते हैं तो 10,800 बराबर होगा 75, इनमें जाकर प्लस हो जाएगा तो 75 5 कितना हुआ, 80x। इस प्रकार इसको काटिएगा तो 8 से कटेगा, 8 एकम 8 बच जाएगा 2 0, 8 3 24 बच जाएगा 4, 8 5 40, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वह आपका निकल के आएगा 135। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि शंकु जो होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, और ये जो है पॉइंट, ये जो है इसको बोलते हैं त्रिज्या r, और ये जो है इसको बोलते हैं हाइट मतलब h, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई जिसको हम l से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ था आयतन और ऊंचाई दिए हुए है और आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वह होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h आयतन होता है, और आयतन हमको दिए हुए था 2464 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r आपको निकालना है, h की वैल्यू आपको मालूम है 12,
अब यहाँ से निकाल लीजिए 2464, 3 से काटिएगा तो 4 मरते में, 4 से काटिएगा तो 6 चौक 24 और 16 चौका 64। अब यहाँ से काटिएगा 11 से आपके पास 2 मरते में, 11 पचे 55 और 11 छक 66, फिर 2 से कट जाएगा 28 मरते में। इस प्रकार आर स्क्वायर की वैल्यू 28 गुने 7 होगी, यानी आर बराबर √28 को लिख सकते हैं 4 गुने 7 और ये हो गया 7। इस प्रकार आर की वैल्यू निकालिएगा 7 और 4 2 का निकला तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर था, यानी सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर है। उस कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों जब भी किसी कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखना हो या लंबी से लंबी बांस रखना हो तो उसकी जो लंबाई होती है वह घनाभ के विकर्ण होती है। यानी घनाभ का विकर्ण आप जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण होता है कि √L² + B² + H² होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए L की वैल्यू आपके पास कितना था 16 था, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस B की वैल्यू आपके पास 12 है यानी 144, अब प्लस H की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर 225। इस प्रकार इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 15 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 1, 4 2 6 5 11 1, 12 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा, तो 12 के हो जाए 2 हाथ में 1 हो जाएगा और 3 और 2 5 1 6 यानी √625 यानी आपका निकल के आएगा 25। इस प्रकार जो आपका घनाभ का जो विकर्ण यानी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी से लंबी छड़ की जो लंबाई हो जाएगी वह 25 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि P/Q बराबर 5/6 और R/Q बराबर 25/9, तो P/R की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका जो दिए हुए है P/Q और R है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों P और Q का रेशियो आपके पास 5:6 है और Q और R और Q दिए हुए, तो आपको यहाँ Q और R निकालना है। तो Q का पहले वैल्यू लिख सकते हैं 9 और R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 25। तो Q की वैल्यू आपके पास हो गया 9 और R की वैल्यू हो गया 25। इस प्रकार आप जानते हैं खाली स्थान हमेशा ये सामने वाला यानी 6 है तो यहाँ भी 6 भराएगा, यहाँ आपके पास खाली स्थान है तो ये 9 है तो ये भी 9 भरेगा। अब हमसे पूछ रहा था P/R, R पूछ रहा है तो हमको Q से कोई मतलब नहीं है, इसको कटता है तो काट लीजिए, ये 5 मरते में और 3 से 2 मरते में, 3 से 3 मरते में। इस प्रकार P की वैल्यू 3 और R की वैल्यू हो जाएगा 5 दूना 10। इस प्रकार इसका आंसर होगा 3:10। इस प्रकार दोस्तों आज का जो क्लास हुआ वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वह उसका सॉल्यूशन हुआ है दोस्तों आज के क्लास में। और आशा करते हैं कि दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप जान चुके होंगे कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वह बिल्कुल इसी प्रकार आने वाले हैं। आपके जो नेक्स्ट SSC GD का जो एग्ज़ाम होगा उसमें यही आधार से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।